तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 7। तो हम सब ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग की जो मेमोरी में डाटा सेव होता है संग उसे देख रहा होता है। एंड हम ये देखते हैं कि गार्डन टेम्पल के अंदर कुछ अंडर भी आ जाते हैं संग को बचाने के लिए। और जो अंडर आए थे उसमें होते हैं चाइजोंगिन, चाइन और मिस्टर वू। एंड इनके साथ में और भी अंडर होते हैं। एंड जो यहाँ आर्टिटेक होता है वो 3 अंडर को मार देता है और बाकी सारे लोगों को ये कहता है कि तुम लोग यहाँ मेरे मार्वल्स के खत्म होने से पहले तक जिंदा रहे तो तुम्हें ग्रेट ऑनर मिलेगा किंग का जन्म होते हुए देखने का। एंड इस जगह में स्टोन स्टैचू और अंडरों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में आर्टिटेक दिखाया जाता है जो चाइन को ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मनोरंजक हो और सही में तुम काफी ज्यादा मनोरंजक हो। थोड़ी और कोशिश करो मेरे डिजाइन से फ्री होने की और तुम क्यों नहीं कर रही हो। और यहाँ हमें ये देखते हैं कि चाइन अपनी शॉर्ट डांस एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेती है एंड आर्टिटेक के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ आर्टिटेक इजिली अपने शॉर्ट से चाइन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए ये कहता है कि ऐसे ही करो। आगे हम ये देखते हैं कि आर्टिटेक चाइन के कंधे में स्लाइस मार देता है जिसकी वजह से चाइन के कंधे से बहुत ज्यादा खून निकलता है। इसके बाद आर्टिटेक हंसते हुए ये कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकती हो, वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इंसान निराश करने में कभी भी फेल नहीं होते हो और जो मैंने सिस्टम बिल्ड किया है वो आने वाले खतरे को पहले प्रेडिक्ट करके उसका रिस्पॉन्स कर देता है। एंड तुम लोगों की ये जो बेकार अटैक है वो मेरे क्रिएशन को मार ही नहीं सकते हैं, मुझे ये लगता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ चाइजोंगिन आर्टिटेक के ऊपर अटैक करता है और यहाँ चाइजोंगिन ये भी कहता है कि हम लोगों को संजिन वो को उठाना होगा, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। आगे हम ये देखते हैं कि चाइन इस मौके का फायदा उठा के संग के पास जाने लगती है। लेकिन यहाँ आर्टिटेक चाइन के ऊपर अटैक कर देता है एंड हम ये देखते हैं कि चाइन आखिरी मोमेंट में अटैक को डॉज कर लेती है। ये देख के आर्टिटेक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और चाइन को ये कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ आर्टिटेक ये नोटिस करता है कि चाइन के कंधे में एक शैडो है। ये देख के आर्टिटेक ये कहता है कि इस रूम के जो रूल है वो कम फोर्थ को अलाउड नहीं करती है। लेकिन यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कि वो एक शैडो है। इसके बाद आर्टिटेक चाइन से ये पूछता है कि तुमने इस प्लेस को कैसे ढूंढा और तुम्हारा रिलेशन क्या है संजिन वू से। चाइन आर्टिटेक को ये बताती है कि हम लोग उसके फ्रेंड हैं और इस जगह में हम उसे रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। ये सुन के आर्टिटेक ये कहता है कि शायद ये किंग का काम नहीं है। इसके बाद आर्टिटेक चाइन को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगा एंड आज के दिन एक ग्रेट मोनार्क इस दुनिया में आने वाला है और मैं तुम्हें मौका दूंगा इस महान इवेंट को विटनेस करने का। लेकिन जितने भी तुम्हारे लीडर फ्रेंड हैं उन सबको अभी यहाँ मरना होगा। लेकिन आर्टिटेक के पीछे से संग ये कहता है कि मेरे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आर्टिटेक ये आवाज सुन के पीछे मुड़ के देखता है। जैसे आर्टिटेक पीछे मुड़ता है वैसे संग उसके फेस में एक जोरदार पंच मारता है एंड हम ये देखते हैं कि जो आर्टिटेक का मुंह होता है वो टूट जाता है। एंड यहाँ संग आर्टिटेक को ये कहता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। यहाँ सब कुछ संग को ऐसा देख के सब कोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आर्टिटेक को भी इस जगह में कुछ भी समझ नहीं आता है। आर्टिटेक कहता है कि लगता है कि तुम किंग नहीं हो, लेकिन तुम उसके अंदर क्यों हो और तुम कैसे ब्लैक आर्ट के जरिए अपने कॉन्सिस्टेंस को मेंटेन कर पाए। संग ये सुन के मनी मन कहता है कि ब्लैक आर्ट, तो जो क्रेजी अमाउंट ऑफ माना मेरे पास आ रहा है वो ब्लैक आर्ट की मदद की वजह से आ रहा है। आगे हमें देखते हैं कि सिस्टम संग को एक मैसेज देता है और यहाँ हमें देखते हैं कि संग को डीमन अंडर का टाइटल मिल जाता है एंड इस मैसेज में ये लिखा होता है कि तुमने सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। और यहाँ संग को ब्लैक आर्ट की वजह से संग को 1 लाख माना मिल जाता है। आगे संग आर्टिटेक को देखते हुए मनी मन कहता है कि इसके रिएक्शन को देख के मुझे 2 चीज लग रही है, ये ब्लैक आर्ट इस बंदे के स्कैम का प्रोडक्ट नहीं है और वैसे भी ये मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नहीं था। लेकिन जो अभी डाटा रिट्रीव हुआ है उससे मुझे अपने सारे सवाल का जवाब नहीं मिला है एंड अभी तक मैंने पूरी स्टोरी भी नहीं सुनी है। इसके बाद संग आर्टिटेक से ये पूछता है कि तुमने ये कहा था कि तुम मुझे प्लेयर चुनने के खिलाफ थे, लेकिन एग्जैक्टली प्लेयर है क्या और तुम मेरे साथ क्या करने का ट्राई कर रहे थे। आर्टिटेक ये समझ जाता है कि जग में हुआ क्या है और कहता है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद आर्टिटेक गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहता है कि मोनार्क ऑफ शैडो तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे मोनार्क तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे। आगे हम ये देखते हैं कि संग अपने सारे वेपन को बाहर निकाल लेता है और आर्टिटेक के गर्दन में रख देता है एंड आर्टिटेक को ये कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो। आर्टिटेक हंसते हुए कहता है कि तुम अनप्रेडिक्टेबल हो और अब मुझे ये लगता है कि मैं समझ गया कि उसने तुम्हें क्यों चुना था। आगे हम ये देखते हैं कि सारे अंडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ एक अंडर ये कहता है कि जो स्टैचू पहले हिल नहीं रहे थे वो भी अब हिलने लगे हैं एंड हम ये देखते हैं कि यहाँ सारे स्टैचू ने इन सबको घेर लिया होता है। आर्टिटेक हंसते हुए संग को ये कहता है कि अगर मैं इस जगह में मर गया तो कोई भी मेरे पपेट को नहीं रोक पाएगा और अब सोचो कि तुम अभी मुझे मारना चाहते हो। संग एकदम यहाँ
यहाँ गुस्से में ये कहता है कि क्या होगा अगर मैंने तुम्हें मार दिया और तुम्हारे सारे पपेट को भी डिफीट कर दिया तो क्या होगा। आर्किटेक्ट कहता है कि मैं सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ, तो तुमने अगर इस जगह में मुझे मार दिया। संग स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा किया तो मैं वापस एक क्लास सेंटर बन जाऊंगा। और सही कहूँ तो मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन जब क्रिएटर खत्म हो जाता है तो जो उसका सिस्टम है वो चलना बंद नहीं होता है। मैंने सही कहा ना। ये सुन के आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि संग के पास पूरा एक्सेस आ जाता है सिस्टम का। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि आर्किटेक्ट सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ आर्किटेक्ट को सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस नहीं मिलता है। एंड यहाँ आर्किटेक्ट को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि सिस्टम उसके एक्सेस को डिनाई क्यों कर रहा है। यहाँ संग आर्किटेक्ट को ये कहता है कि तुम ये जानते हो कि मैंने ये सोचा था कि मैं पूरे सिस्टम को निकल जाऊंगा, लेकिन इस जगह में मैं लकी था क्योंकि तुम्हारी डिजाइन में काफी सारी कमियां थी। ये सुन के आर्किटेक्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे हम ये देखते हैं कि संग आर्किटेक्ट को अपने डेगा से काट डालता है। आर्किटेक्ट अपने आखिरी शब्द में ये कहता है कि मुझे भविष्यवाणी करने दो, तो आसमान का सरमंतर करने के लिए जब आग का पिलर को खड़ा किया जाएगा तब तुम्हें अनअवॉइडेबल डेथ तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। संग पीछे मुड़ के कहता है कि मैं ऐसे ही चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है और इस जगह में हम कवरेज हिल के अंडर को देखते हैं। और यहाँ कवरेज हिल का अंडर यहाँ ये कहता है कि उन्हें डंजन के अंदर गए हुए 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। उन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसकी साइड वाली फीमेल अंडर ये कहती है कि उस समय हमारा गिल अंदर चले जाता तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। आगे हमें देखते हैं कि सब कोई डंजन के गेट के अंदर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस जगह हमें देखते हैं कि चाहे जोंगिन और चाइन को कुछ ज्यादा ही चोट लगी होती है एंड जो बाकी लोग होते हैं उन्हें भी चोट लगी होती है। और यहाँ इनकी ऐसी हालत देख के जो कवरेज टीम के अंडर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देख के वो पहला वाला अंडर मनी मन कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि जो अंडर गिल के लाइट गिल के मेंबर है वो इतने ज्यादा पिटे हुए दिख रहे हैं। इनके साथ सी रैंक के डंजन में ऐसा हुआ क्या है। मिस्टर वो कवरेज गिल के अंडर के पास आके ये कहता है कि आप सब कवरेज गिल के हो ना, क्या आप घायलों को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करोगे। कवरेज गिल का अंडर कहता है कि क्यों नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। आगे हम संग को देखते हैं जो मनी मनी ये कहता है कि शायद जो रियल आर्किटेक्ट है वो किसी और जगह में है और इस जगह में मुझे कुछ सवालों को जवाब मिल गए हैं, लेकिन यहाँ मुझे सारे सवालों को जवाब नहीं मिले हैं और मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे सब कुछ बताने के लिए उस जगह में रुका था। आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर वू संग को ये कहता है कि मिस्टर संग आज की फाइट में हमने 20 हाई रैंकिंग के अंडर को खोया है और इसे देख के ये बोल सकते हैं कि इस जगह में डंजन ब्रेक हो जाता तो हम अंधे के डैमेज को सफर करते, लेकिन आपने मुझे ये बोला था कि आप इस डंजन को अकेले क्लियर करोगे। संग मरे हुए अंडरों की बॉडी को देखते हुए मनी मन कहता है कि मैंने कवरेज गिल से डबल डंजन का रिपोर्ट करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि कोई भी मेरी मदद करने के लिए आएगा और ये सारे अंडर मेरी वजह से मरे हैं। इसके बाद संग कहता है कि मैं अंडर गिल और सिवेलियस टीम की वजह से सर्वाइव कर पाया हूँ, तो इसके लिए शुक्रिया। मिस्टर वू संग को ये कहते हैं कि जब भी कोई एस क्लास अंडर कुछ भी एक्शन करता है तो ये चीज सिवेलियस टीम को पहले ही बता दी जाती है और इस जगह में मैंने अंडर गिल से कोऑपरेशन करने के लिए बोला था। एंड यहाँ मिस्टर वू संग को ये भी पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि उस जगह में डबल डंजन है। संग मिस्टर वू को ये बताता है कि मुझे डंजन ने बुलाया था। मिस्टर वू कहते हैं कि क्या आपको डंजन ने बुलाया था। संग कहता है कि आपने सही कहा, मुझे एक मैसेज आया था जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया था। ये सुन के मिस्टर वू ये कहते हैं कि क्या मैं उस मैसेज को देख सकता हूँ। संग मिस्टर वू को कहता है कि वो मैसेज मेरे हेड के अंदर है और उससे बस मैं ही देख सकता हूँ। मिस्टर वू को यहाँ संग की बात में विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो मनी मन कहते हैं कि मुझे ये डाउट है कि ये मजाक कर रहे हैं। ये देखते हुए कि इस जगह में बहुत सारी डेथ हुई है, मैं इस बंदे को रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ और अपने कॉमन सेंस से तो बिल्कुल भी नहीं। आगे हम ये देखते हैं कि चाइन संग के पास आके ये कहती है कि मिस्टर संग आप ठीक हो ना। संग चाइन को कहता है कि ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि संग बेहोश होने लगता है और कहता है कि शायद नहीं, मैं थक गया हूँ। ये बोल के संग नीचे गिर जाता है और यहाँ मिस्टर वो संग को पकड़ लेते हैं और इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जापान में ले जाया जाता है। एंड इस जगह में ये देखते हैं कि डेलसेल ट्रैक मानक स्टर को लेके एस रैंक गेट के पास जा रहे होते हैं और हम एस रैंक गेट के पास ये देखते हैं कि इस जगह में डेलसेल मानक स्टर इकट्ठा हो जाते हैं। यूरी ये सब देख के ये कहता है कि 2 लाख टन मानक स्टल ये मोल देन इनफ होगा मेरे मैजिक सर्कल के लिए और एक बार मैंने गेट के अराउंड बेरियर को बना दिया तो जो बेरियर है वो मानक को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा मानक स्टल से और इस पॉइंट तक मैजिक सर्कल सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन यहाँ यूरी ये कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन के यूरी के साइड वाला एजेंट ये कहता है कि सर मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ कोई परेशानी है क्या। यूरी कहता है कि ऐसा नहीं है, जो बेरियर है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इस जगह में मैं किसी चीज की प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ जो आसपास है। ये सुन के एजेंट कहता है कि सॉरी सर मैं समझा नहीं। यूरी कहता है कि तुम हो कौन एंड इस जगह में अपने आप को दिखाओ। ये बोल के यूरी पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन यहाँ यूरी ये देखता है कि पीछे कोई भी नहीं होता है और यहाँ एजेंट ये कहता है कि किसी पर्सन के पास इतने गट्स हैं वो रोड में घूमेगा जबकि कल डंजन ब्रेक होने वाला है। यूरी ये
ये सुन के एजेंट को ये कहता है कि मैंने ये नहीं बोला है कि वो कोई पर्सन है। ये सुन के एजेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि यूरी के पीछे एक बिल्डिंग में कोई खड़ा होता है एंड ये और कोई नहीं संग के फादर होते हैं और वो ये कहते हैं कि इस बंदे के पास 7 सेंस है। वैसे मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत की बात है अगर ये देखा जाए कि उसकी पावर कहाँ से आ रही है, लेकिन अब कुछ भी हो ये चीज होने वाली है। इसके बाद संग के फादर गेट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में मिलिट्री और टैंक्स आ जाते हैं। ये सब देख के तवाता कनाई ये कहती है कि जो मॉडर्न फायर आर्म्स है वो बीस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आर्मी को यहाँ तैनात करने का मतलब ही क्या है। सुगीमोटो कहता है कि इस जगह में यूरी की जो रणनीति है वो फेल हो गई तो किसी को फ्रंट लाइन एंट्रो को अटैक करने के लिए टाइम निकालना होगा। ये सुनने के बाद तवाता कनाई ये कहती है कि वो लोग बस ह्यूमन शील्ड है। सुगीमोटो तवाता कनाई को बताता है कि जब तक हम फ्रंट लाइन में रहेंगे तो उनमें और हम पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद सुगीमोटो गेट की तरफ देखते हुए कहता है कि इससे ये पता चलता है कि फेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने इंसान कितना ज्यादा हेल्पलेस है। इसके बाद हमें यूरी के पास ले जाया जाता है और यहाँ यूरी ये कहता है कि ग्रेट ये एकदम परफेक्ट है और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग किया तो इस गेट को मैं अकेला ही संभाल लूंगा और ये काफी अच्छी बात होगी अगर मैं भी एक ऐसे मैन के नाम से जाना जाऊं जिसने अपने एक हाथ से एक ऐसे रैंक गेट को खत्म कर दिया, लेकिन वहाँ एक दूसरा हंटर है जिसके ऊपर ये टाइटल एकदम फिट बैठता है, तो इसलिए मुझे इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। और ये सब कहते हुए यूरी दारू की बोतल को खोल रहा होता है। एजेंट ये देख के यूरी को ये कहता है कि मिस्टर यूरी ये दारू है, लेकिन यहाँ यूरी एजेंट को ये कहता है कि जग में मैं बस अपने नसों को शांत कर रहा हूँ और यहाँ मैं एक ग्रेट शो को भी दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए ये एक टोस्ट की कोल की तरह है। इसके बाद यूरी यहाँ ड्रिंक करते हुए ये पूछता है कि जग में कितने एस क्लास हंटर आए हैं। एजेंट यहाँ यूरी को ये बताता है कि जग में टोटल 15 एस क्लास हंटर आए हैं। यूरी ये सुन के ये कहता है कि जग में बहुत ज्यादा कम ऑडियंस आई है, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या उसने जापान के लिए एक भी एस रैंक हंटर को नहीं भेजा। एजेंट यूरी को ये बताता है कि अमेरिका और मेरीलैंड में भी एक एस रैंक गेट अपेयर हुआ है, लेकिन इतना नहीं है, जापान के अलावा यूके, इंडिया और दूसरी कंट्री में भी गेट अपेयर हुआ है। ये सुनने के बाद यूरी ये कहता है कि ऐसी बात है वर्ल्ड की सारी कंट्रियां कम अच्छे हंटर होने की वजह से इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं। और यहाँ जो एजेंट होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये गेट ओपन हो रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संघ के पास ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ संघ की आँख खुलती है। संघ अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। आगे हमें देखते हैं कि रूम के अंदर जीनो हो जाता है। संघ यहाँ जीनो से ये पूछता है कि मुझे क्या हुआ था एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि जीनो रोते हुए ये कहता है कि फाइनली आप यहाँ उठ गए, मुझे लगा था कि आप मर चुके हो एंड मैंने ये नहीं सोचा था कि आप 3 दिन तक सोते रहोगे। ये सुन के संघ एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं 3 दिन तक स्लीप में था। जीनो कहता है कि हाँ सर, और मैं आपकी चिंता भी कर रहा था यहाँ। और यहाँ हमें देखते कि संघ मनी मन कहता है कि मैं 3 दिन तक सोता रहा, क्या मैंने इतनी ज्यादा थकान को बिल्ड कर लिया था, लगता है कि मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक ही नहीं लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्किटेक्ट ने मुझे जो वॉल दिखाई थी मैं उसी के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं। इसके बाद संघ ये कहता है कि मुझे अपडेट दो। जीनो कहता है कि सर आप कौन सी अपडेट की बात कर रहे हो। संघ कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जापान के एस रैंक गेट के साथ क्या हुआ। यहाँ जीनो मायूस हो जाता है और संघ को बताने लगता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान के एस रैंक गेट के पास ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि गेट के अंदर से ढेर सारे जाइंट आ रहे होते हैं एंड इस जगह में आर्मी ऑफिसर और हंटर इन्हें देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ एक हंटर ये कहता है कि ये लोग जाइंट हैं, लेकिन जो हाई रैंकिंग का ए रैंक का गेट होता है ये उस गेट के अंदर एक बॉस के रूप में अपेयर होते हैं। और यहाँ दूसरी साइड यूरी ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इसके बाद यूरी अपनी पावर का यूज करता है। आगे हमें देखते हैं कि जो यूरी का मैजिक सर्कल होता है वो माना क्रिस्टल के माना को अब्सॉर्ब कर रहा होता है एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि एक जाइंट इस बैरियर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है। ये देख के यूरी हंसते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि जो भी इस ए रैंक गेट में इजिली पाए जाते हैं वो यहाँ होंगे और तुम घटिया मॉन्स्टरों को ये लगा था कि तुम मेरे बैरियर को ब्रेक कर पाओगे। लेकिन यार यूरी ये देखता है कि डंजन के अंदर से एक बहुत बड़ा जाइंट बाहर आ जाता है और जिस जाइंट ने बैरियर के ऊपर अटैक किया था उसे पकड़ के पीछे फेंक देता है एंड इसे देख के यूरी बहुत ज्यादा डर जाता है और हम ये देखते कि ये जाइंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आगे हम ये देखते कि ये जाइंट अपने वेपन का यूज करके बैरियर के ऊपर अटैक करता है एंड यहाँ हम ये देखते कि इस जाइंट के अटैक की वजह से बैरियर के साथ बिल्डिंग तक कट जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो एंड ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दो एंड इससे ये होगा कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।